अच्छा, आज का टॉपिक हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर, या लिटरेचर रिव्यू का वर्ड भी बोलते हैं या सिंपल लिटरेचर का वर्ड भी बोल देते हैं। मतलब ये तीनों टर्म जो इस्तेमाल होती हैं ये एक ही काम होता है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर रिव्यू या सिंपल लिटरेचर का वर्ड बोल देना। अब इसमें मतलब तीनों वर्ड्स बोले जाते हैं और हर इंसान अपने अपने लिहाज से ना वो इसको बोल देता है। अब ये जो हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है, ये सबसे पहले हमारे काम का जो एक स्टार्ट हम लोगों ने लेना होता है, यहीं से लेना होता है कि हम लोग सबसे पहले कोई अपनी एक फील्ड डिसाइड करते हैं जिसके अंदर आप लोगों ने अपनी रिसर्च करनी होती है। क्योंकि हम लोग, आप लोग एमफिल के स्टूडेंट्स हो तो एमफिल एक रिसर्च ओरिएंटेड डिग्री है। और जब भी हम लोगों ने ये रिसर्च स्टार्ट करनी होती है तो सबसे पहले हम लोगों ने अपनी फील्ड डिसाइड करनी होती है। मतलब जिस फील्ड के अंदर हम लोग रिसर्च करना चाह रहे हैं, यानी कि वो सब्जेक्ट जिसके अंदर हम लोगों ने आगे चलना है काम करने के लिए, रिसर्च के लिए। वो फील्ड डिसाइड करने के बाद हम उसके ऊपर कुछ पेपर्स पढ़ते होते हैं, रिसर्च पेपर्स जो ऑलरेडी किसी न किसी ने बंदे ने पब्लिश कर दिए हुए हैं, या वो अभी पब्लिश नहीं हुए। जो कर दिए हुए हैं वो तो आप लोगों को इंटरनेट से मिल जाते हैं। जो नहीं हुए वो आप लोगों को फिर आप लोगों के अभी इस तरह ग्रुप के अंदर या आप लोगों के साथ जो फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ, मतलब इस तरह फिर वो आप लोगों को वहां से मिल जाती हैं चीजें। तो मतलब ये फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर आप लोगों को आप लोगों की रिसर्च के स्टार्ट में ये करना पड़ता है, जो आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर कर रहा होता है। अब ये होता है क्या, द सिलेक्शन ऑफ अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स। अब जब आप लोगों ने सिलेक्शन करनी है अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स की, वो अवेलेबल तो है, आप लोगों को इंटरनेट पे भी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप लोगों के फ्रेंड्स कोलीग्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स, इन तमाम चीज़ों पे ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अब उनमें से सिलेक्शन करनी होती है। तो सिलेक्शन करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताई कि आप लोगों ने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करना होता है कि आप लोगों का कंप्यूटर साइंस के अंदर कौन सा एरिया इंटरेस्टेड है। जैसे एक स्टूडेंट से मुझसे भी क्वेश्चन पूछा कि आप लोगों के मतलब मेरे कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तो मतलब वो मेरी एक इंटरेस्टेड फील्ड है ना जिसमें मैं रिसर्च कर रहा हूँ, वो मेरी ज़्यादातर जो डाटा साइंस के रेलिवेंट चीज़ें हैं ना, वो मेरा इंटरेस्टेड एरिया है। तो मेरा यानी कि काम जो डाटा साइंस में करता हूँ। तो इसी तरह डाटा साइंस के अलावा नेटवर्किंग का भी है, एआई का, मशीन लर्निंग का। आप लोग अभी जैसे पढ़ रहे हो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, एल्गोरिथम्स, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो सिस्टम्स में आ जाती है चीज़। और कुछ मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी चीज़ें बताई थी आप लोगों को एरियाज के लिहाज से कि ये एरियाज हैं जिनमें आप लोग काम कर सकते हो। तो उस एरिया के मुताबिक में फिर हम आप लोगों ने ये रिसर्च पेपर्स फाइंड आउट करने होते हैं। अब वो बोथ हो सकते हैं, पब्लिश्ड भी और अनपब्लिश्ड भी। मतलब पब्लिश तो आप लोगों को इंटरनेट से मिल जाते हैं, जो अनपब्लिश्ड होते हैं वो फिर आप लोगों को आप लोगों की सोसाइटी से मिलते हैं। जो अनपब्लिश्ड मिलते हैं मतलब होता है कोई एक बंदा काम कर रहा है, उसने करते करते उस काम को छोड़ दिया बीच में ही। आप किया था, आप छोड़ दिया, उसको टाइम नहीं मिल पाया या वो उसका आगे इंटरेस्ट नहीं बना, तो आप उससे वही चीजें लेके आप उसी काम को आगे फर्दर उसको कंप्लीट कर सकते हो। ये काम भी हो सकता है। ये काम करने के लिए फिर हम लोग अनपब्लिश चीजें लेते होते हैं। क्योंकि लिटरेचर रिव्यू के अंदर हम लोगों ने सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन करनी है डॉक्यूमेंट्स की जो हमारे रेलिवेंट होगी या जो हमें काम करने के लिए हेल्प आउट करेंगे। उन डॉक्यूमेंट्स की सिलेक्शन होती है ना, तो उनमें पब्लिश जो होती हैं वो भी हो सकती हैं, जो अनपब्लिश्ड हैं वो भी हो सकती हैं। ऑन द टॉपिक, अब टॉपिक वही है जिसके ऊपर हम लोग काम करना चाह रहे हैं। जब हम लोग एक एरिया डिसाइड करते हैं, अब टॉपिक तक पहुंचने के लिए भी एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं अपने टॉपिक को नैरो डाउन करना। ये नैरो डाउन करना मैं किस तरह करना है ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, अभी मैं जस्ट इसको ना इतना बता देता हूँ। तो टॉपिक होता है कि जब हम लोगों ने अपना एक एरिया डिसाइड कर लिया ना, जैसे मैंने डाटा साइंस की बात की, तो डाटा साइंस के अंदर आप डाटा के ऊपर कौन सा काम करोगे, वो जो काम करना है ना आप लोगों ने, वो आप लोगों का टॉपिक बन जाता है। तो आप लोगों ने उसी काम के रेलिवेंट फिर आप लोगों ने रिसर्च पेपर्स को ढूंढना होता है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स की सिलेक्शन करनी होती है उनको पढ़ने के लिए, ताकि आप लोगों का उस काम को करने के लिए एक पीछे से पूरी हिस्ट्री और एक पूरा बैकग्राउंड, एक इन्वायरमेंट बन जाए। वो इन्वायरमेंट भी बन जाए और आप लोगों को वर्ड्स की और लेआउट्स की और एक टेक्निक्स का जो एक फ्लो होता है, एल्गोरिथम्स होते हैं, वो भी मिल जाते हैं कि इस काम को पहले ये बंदे ने ऐसे ऐसे इस तरीके के साथ किया हुआ है, अब अगर मैंने करना है तो मैं इसको किस तरीके से कर सकता हूँ। तो ये सारा एक आइडिया बनाने के लिए फिर हमें उस टॉपिक के ऊपर, उस काम के ऊपर एक लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, डॉक्यूमेंट की सिलेक्शन। दूसरी बात वो कह रहा है कि विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन। अब कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, एक आइडिया,
मतलब एक तो अभी आप लोगों ने जो स्टार्ट में एक टॉपिक डिसाइड करते हैं ना आप लोग, जरूरी नहीं कि वो टॉपिक आप लोगों का फाइनल है। जब आप लोगों ने अपना लिटरेचर रिव्यू करना है, आप लोगों ने उस टॉपिक के या उस काम के रेलिवेंट रिसर्च पेपर्स को पढ़ना है, तो उससे आप लोगों को मजीद आइडियाज भी जनरेट होने हैं कि इस काम को हो सकता है उस काम को पहले किसी ने किया हुआ हो और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हों। जब आप लोगों ने लिटरेचर रिव्यू किया, जब आप लोगों ने रिसर्च पेपर्स को ढूंढा पढ़ा, तो हो सकता है जो आप लोगों ने एक काम सोचा था, जो एक टॉपिक आप लोगों ने सोचा था, उसके ऊपर किसी और बंदे ने काम किया हुआ हो और बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ। हाँ, आप जिसने भी काम किया होगा उसने काम करने के बाद हर रिसर्च पेपर के एंड पे एक फ्यूचर वर्क होता है, उसने वो दिया होगा। तो वो चीजें और भी साथ होती हैं उसके अंदर, जहां से फिर हमें उस टॉपिक के रेलिवेंट जो हम लोगों ने एक डिसाइड किया था, या उसके अलावा उससे हट के एक नया आइडिया भी जनरेट हो सकता है हमारे पॉइंट में। तो मतलब अब कौन सी इंफॉर्मेशन होगी, सबसे पहले एक आइडिया जनरेट करने की, जो हम लोगों ने टॉपिक सोचा है उसके ऊपर मजीद आइडियाज कौन कौन से हो सकते हैं। दूसरी बात जो इसमें आती है, डाटा एंड एविडेंस, यानी कि आइडिया के बाद जब आप लोगों ने कोई काम करना होता है तो उस काम को टेस्ट करने के लिए आप लोगों को कोई ना कोई एक डाटा सेट भी चाहिए होता है। और वो जो डाटा सेट होता है ना, उसके ऊपर हम लोग फिर अपनी टेक्निक्स की टेस्टिंग करते हैं। तो एक आइडिया हो गया काम क्या करना है, उस काम को टेस्ट करने के लिए कोई एक डाटा सेट चाहिए होगा, वो भी हमें रिसर्च पेपर से मिल सकता है। फिर रिसर्च पेपर के अंदर भी अगर उस तरह का किसी और ने काम किया है तो उसने कोई ना कोई डाटा सेट यूज किया होगा और उसने उस डाटा सेट का रेफरेंस लिया हुआ होगा अपने पेपर के अंदर, तो वहां से आप लोगों को मिल जाता है तो भी ठीक है। अगर उसने रेफरेंस नहीं भी दिया, उसका नाम तो जरूर यूज किया होगा, आप उसी नाम से नेट से दोबारा खुद भी सर्च कर सकते हो, डाउन कर सकते हो, क्योंकि जो चीज उसने यूज की है वो जरूर नेट पे कहीं ना कहीं पड़ी हुई होगी, तो आप उसको सर्च कर सकते हो। तो आइडिया के साथ दूसरी चीज हमें मिलती है डाटा की। अगर पेपर से नहीं भी मिलती तो ये हमें अलहदा से भी हम इसको फाइंड कर सकते होते हैं। डाटा सेट हमें कहीं ना कहीं से जरूर मिल जाता होता है। और उसके बाद अब हम लोगों ने जो कोई भी काम करना होता है ना, तो उस काम को फाइनलाइज एक्सेप्टेंस के लिए उसके एविडेंस देने होते हैं। अब हमें नहीं पता कि मैंने इस काम को उसके एविडेंस देने के लिए कौन कौन सी वर्डिंग और कौन कौन सा तरीका का यूज करना है, लेकिन जब मैं पेपर्स पढ़ता हूँ तो वहां से मुझे पता चलता है कि फला फला बंदे ने ऐसा काम किया था और उसने एविडेंस को इस तरह इस तरतीब के साथ ये वर्डिंग यूज करके लिखे हुए थे। तो हमें ये इस तरह की चीजों का पता चलता है, यानी कि ये सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं, ये पॉइंट्स होते हैं, हमारे लिटरेचर रिव्यू के दौरान हमें मालूम हो रहे होते हैं। रिटन फ्रॉम ए पर्टिकुलर स्टैंड पॉइंट टू फुलफिल द सर्टेन एम्स, जब हर काम को करने का कोई ना कोई एम होता है। आर एक्सप्रेस सर्टेन व्यूज ऑन द नेचर ऑफ द टॉपिक, या तो उसका कोई मकसद होगा या उसने कोई ना कोई व्यूज अपने जरूर एलैबोरेट किए होंगे, क्योंकि एक रिसर्च पेपर के अंदर अब्स्ट्रैक्ट भी होता है, कंक्लूजन भी होती है और आपने रिजल्ट की डिस्कशन भी होती है उसके। तो ये जो तीन पार्ट्स होते हैं, तीनों के अंदर कहीं ना कहीं तो अपने व्यूज उसने एलैबोरेट किए होंगे ना, तो वो व्यूज भी हमें पता चलते हैं, तो उससे हमें मजीद चीजों का पता चलता है। और कहते हैं हाउ इट इज टू बी इन्वेस्टिगेटेड, और उसने जो काम किया है उसने उसको किस तरह इन्वेस्टिगेट किया है वो भी सारा उसमें लिखा हुआ होता है। एंड द इफेक्टिव एवेल्युएशन ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स, यानी कि अब जो काम उसने किया है उसने कंक्लूजन दी और उसके बाद उससे एट एंड पे फ्यूचर वर्क भी लिखा, तो फिर जब आप सारा जब उसका एक तरतीब के साथ पढ़ते हो तो फिर उसका एट एंड पे आप लोगों को पता चलता है कि दीज डॉक्यूमेंट्स इन रिलेशन टू द रिसर्च बीइंग प्रोपोज्ड, जो उसने प्रपोज किए हुए होते हैं। तो तब ये सारा कुछ पढ़ के फिर आप लोगों को पता चलता है ये काम ऐसे ऐसे भी हो सकता था, इस बंदे ने ऐसे ऐसे भी किया है और इसका पब्लिश भी हो गया, तो अगर उसने ऐसे कर लिया तो मैं नहीं कर सकता। तो मतलब इस तरह की फिर वो सारी चीजें आप लोगों के माइंड में आती हैं। तो आप लोगों को लिटरेचर रिव्यू, यानी कि एक लिटरेचर रिव्यू की कंप्लीट ये एक डेफिनेशन बनती है कि लिटरेचर रिव्यू बेसिकली है क्या और इसको करने का मकसद क्या होता है। और ये डेफिनेशन का नीचे रेफरेंस दिया हुआ है। और जब हम लोगों ने, क्योंकि ये लिटरेचर रिव्यू किसी का काम ही होता है, हम उसी को पढ़ रहे होते हैं और उसी को जब हम लोगों ने अपना काम करना होता है ना, तो अपने काम का एक बैकग्राउंड बनाने के लिए हमें लिटरेचर रिव्यू अपने काम के अंदर लिखना भी पड़ता है। जो आप लोगों ने पढ़ा होता है ना, दूसरों का काम, ये हमें अपने काम के अंदर स्टार्ट में लिखना भी पड़ता है, ताकि हमारा जो एक माइंड होता है ना, एक जो हमारा थीम बनता है हमारे माइंड के अंदर, वो सारा हमारा ये लिटरेचर रिव्यू बता रहा होता है हमारे रीडर को। वो बंदा जो हमारे रिसर्च पेपर को पढ़ रहा है
वो जब उसका लिटरेचर व्यू पहले देखता है तो उसका बैकग्राउंड सारा रेडी बन जाता है, और फिर हमारे काम के ऊपर आता है तो फिर उसको हमारे काम की अच्छी तरह समझ लग जाती है, और हमारे थीम का उसके माइंड के अंदर पूरी पिक्चर एक क्लियर हो जाती है। और जब हम लोगों ने ये लिटरेचर व्यू अपने पेपर के अंदर लिखना होता है तो हम लोगों ने उसका, चूंकि अब ये किसी का काम होता है तो इसलिए हम लोगों ने उस काम को लिख के उसको प्रॉपर इस तरह रेफरेंस कोड करना होता है। अब ये एक रेफरेंस मतलब इसका डेफिनेशन मैंने जहाँ से ली है, इस डेफिनेशन का मैंने नीचे रेफरेंस दिया हुआ है, ये डेफिनेशन मैंने यहाँ से ली है इस पेपर के अंदर से। तो इसी तरह हम लोगों ने भी लिटरेचर रिव्यू लिखते वक्त वो पैराग्राफ जो आप लोगों ने उसके अंदर से, इस पेपर के अंदर से निकाला, वो सारा बताना है कि ये मैंने किस पेपर से लिया है। तो इस तरह आप लोगों ने एक लिटरेचर रिव्यू लिखना होता है कि हम लोग फिर इसको पैराग्राफ वाइज डिवाइड कर लेते हैं। जब पहले एक पेपर का पैराग्राफ लिखा, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने उसको, उसके बाद एट एंड पे उसी का मैंने एक रेफरेंस कोट कर दिया कि ये पैराग्राफ यहाँ से मैंने लिया है। अब ये तो चीजें होती हैं। जी जी सर, रिलेटेड वर्क और ये जो लिटरेचर रिव्यू है ये दोनों सेम होते हैं? हाँ जी, दोनों सेम ही होते हैं। लिटरेचर रिव्यू हमारा रिलेटेड वर्क ही होता है जो उसके मुतालिक जो उन्होंने किया हुआ होता है। अब कुछ पेपर्स के अंदर तो रिलेटेड वर्ड की हेडिंग आ जाती है और कुछ पेपर्स के अंदर लिटरेचर रिव्यू की हेडिंग आ जाती है, लेकिन चीज दोनों सेम ही है, मिलती जुलती चीजें दोनों। और जब आप लोग ये लिख रहे होते हैं ना तो इस तरह हम लोग इसको नंबरिंग करते होते हैं, यानी कि जहां पे आप लोगों ने इसको टेक्स्ट को लिखा, ठीक है, वहां पे आप लोगों ने इस तरह इसका ही मैंने एक नंबर लिख दिया, और एट द एंड पे जो एक लिस्ट बन रही होगी वहां पे मैंने ये नंबर ऐसे एक लिस्ट के अंदर, वैसे मेरा वो लिस्ट के अंदर उस रेफरेंस का नंबर बन जाएगा। अब ये जो मैं एट द एंड पे नंबरिंग के साथ लिस्ट बना रहा हूँ ना रेफरेंसेस की, ये चीज हमारी कहलाती होती है रेफरेंस। मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, ठीक है, ये जो मैंने अपने टेक्स्ट के अंदर इस लिस्ट का जो इस रेफरेंस का एक नंबर लिख रहा हूँ ना, इसको कहते होते हैं साइट करना। तो हम लोगों ने लिटरेचर रिव्यू लिखते वक्त वो जिस पेपर से अपना ये टेक्स्ट लिया है उसको मैं साइट कर दूंगा उस टेक्स्ट के साथ, मतलब उस टेक्स्ट जो रेफरेंस का नंबर है ना लिस्ट में से, वो नंबर यहाँ पे लिख दूंगा, और एट द एंड पे मैं उस लिस्ट के साथ उस जो लिस्ट बन रही होगी उसमें तो ऑटोमेटिकली एक नंबर बनता जाता होता है ना, तो वही नंबर हम लोगों ने यहाँ पे अपने टेक्स्ट के अंदर लिख देना होता है। रेफरेंस का जो अमूमन जनरल एक स्टाइल चलता है वो यही है। दूसरा ये होता है कि जब हम लोग टेक्स्ट लिख रहे हैं ना तो यहाँ पे टेक्स्ट को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने उसके आथर का नाम लिख देना होता है, ठीक है, आथर का नाम लिख के फिर हम लोगों ने उसका जो उसने डिस्क्राइब किया वो आगे यहाँ से स्टार्ट कर देना होता है, आथर नेम, उसके बाद आगे हमारा वो टेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा जो हम लोग लिखना चाह रहे हैं। और एट द एंड पे फिर जो लिस्ट बनेगी ना इस तरह रेफरेंसेस की, वहां पे फिर हम लोग नंबरिंग नहीं करते होते, वहां पे ये जो मेरा आथर का नाम होता है ना, यानी कि ये ऑथर नेम, और ये जो एट द एंड पे लिस्ट के स्टार्ट के अंदर ऑथर नेम होता है, ये नेम, ये ऑटोमेटिकली फिर उसको रेफर कर रहा होता है कि ये ऑथर का नाम मैंने यहाँ पे यूज किया था तो एट द एंड पे लिस्ट के अंदर वो नाम कहाँ पे है। तो जो हम लोग टेक्स्ट के अंदर इस तरह नाम लिख लेते हैं, नंबर लिख लेते हैं, वो हमारा साइट करना कहलाता होता है, और एट द एंड पे हम उसका पूरा एक रेफरेंस जिसमें ऑथर का नाम भी, पेपर का टाइटल भी, और जहाँ पे वो पब्लिश हुआ वो भी, और उसके बाद उसका कोई ईयर वगैरह, और उसका ईयर, उसका वॉल्यूम, उसका वर्जन, ये सारे मतलब इस तरह कुछ पार्ट्स होते हैं एक रेफरेंस के अंदर। और इन पार्ट्स की जो तरतीब होती है ना लिखने की, वो हमारी रेफरेंस स्टाइल कहलाती है। अब वो मुख्तलिफ रेफरेंसेस स्टाइल्स होते हैं जिसमें एपीए भी है, अमूमन एपीए ही चलता है, और मिनहाज यूनिवर्सिटी के अंदर भी एपीए स्टाइल ही फॉलो किया जाता है। तो ये रेफरेंसेस मैं आप लोगों को लगाना बता दूंगा प्रैक्टिकली भी किस तरह लगाते होते हैं, लेकिन अभी मैंने इसका मतलब आप लोगों को चीजें बता दी हैं कि ये इस तरह, ये इसको रेफरेंसेस को इस तरह हम लोग लिखते होते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को मैन्युअली तरीका बताया है, लेकिन इसके ना कुछ टूल्स भी हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं रेफरेंसेस को ऑटोमेटिकली रेफरेंस लगाने के लिए। तो मैं आप लोगों को कोई एक आध टूल भी सिखा दूंगा ताकि वो ऑटोमेटिकली रेफरेंस लगाना आसान हो जाता है। रिसर्च पेपर के अंदर तो 8-10 पेज होते हैं, इजीली मैनुअली भी काम कर लिया जाता है, लेकिन थीसिस के अंदर बहुत ज्यादा पेजेस होते हैं, वहां फिर आप ऑटोमेटिक तरीका को यूज करोगे तो आसानी से आप लोग काम कर सकोगे, अदरवाइज फिर मुश्किल होती है। यहाँ पे आप लोगों को ये स्क्रीन के ऊपर ना
ये मैंने जो पावर पॉइंट की फाइल ओपन की हुई है, तो यहाँ पे ये आप लोगों को एक टैब नजर आ रहा होगा एंड नोट का। मैं जो यूज करता हूँ रेफरेंसेस के लिए वो एंड नोट का एक सॉफ्टवेयर है, इसको यूज करता हूँ। इसके थ्रू ऑटोमेटिकली रेफरेंसेस होती है, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली चीजें एंड पे लिस्ट भी बनती जाती है और टेक्स्ट में नंबरिंग भी होती जाती है। और एट द एंड पे हमें किसी भी टाइम अपने रेफरेंस के स्टाइल को चेंज करना पड़े, तो हम एक या दो क्लिक के साथ पूरे के पूरे रेफरेंसेस जितने भी हम लोगों ने लगाए हुए हैं सबका स्टाइल चेंज हो सकता है। ऑटोमेटिकली लगाने का ये फायदा होता है, क्योंकि हर जगह पे रेफरेंस स्टाइल अलग अलग यूज किया जाता है। अब मिनहाज में एपीए यूज किया जा रहा है, कहीं और जाओगे तो एपीए के अंदर भी फिर आगे नंबरिंग होती है, एपीए 6, एपीए 5, 7, या फिर आप लोगों के पास और भी होते हैं। हार्वर्ड स्टाइल होता है एक जो रेफरेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो मतलब इस तरह और भी रेफरेंसेस के स्टाइल्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं। तो वो हर जगह पे रेफरेंस को देने का जो स्टाइल होता है वो डिफरेंट होता है। तो ऑटोमेटिक लगाने का यही फायदा होता है कि अगर आप उसी चीज को कहीं और पब्लिश करवाने जा रहे हैं, हो सकता है वहां पे रेफरेंस स्टाइल और हो, तो आप लोगों को सारे के सारे रेफरेंसेस भी दोबारा से लगाने पड़ेंगे। अगर आप लोगों ने ऑटो लगाए होंगे तो एक या दो क्लिक के अंदर सबका स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो जब मैं आप लोगों को ये एंड नोट का सॉफ्टवेयर सिखाऊंगा तो फिर आप लोगों को बता दूंगा कि इसके थ्रू हम किस तरह लगाते हैं। लेकिन ये बात याद रखना कि लिटरेचर व्यू के अंदर जब हम इस तरह किसी के टेक्स्ट को कॉपी करते हैं चीज़ों को, तो उसका हम लोगों ने साथ रेफरेंस लाजमी देना होता है कि मैंने इस पेपर में से इस चीज़ों को लिया। दूसरी बात ये जहाँ पे आप लोगों को नजर आ रही होगी वो ये है कि मैंने इस टेक्स्ट के ना दोनों साइडों पे इस तरह डबल कोटेशन मार्क डाली हुई है कि अगर आप किसी की चीज एज इट इज कॉपी कर रहे हैं, अब ये चूंकि डेफिनेशन थी तो डेफिनेशन मैंने एज इट इज ही कॉपी करनी थी, उसको मैंने अपने वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट नहीं करना था। या फिर जो फ्रेजेस होते हैं उनको हम लोग एज इट इज ही कॉपी करते होते हैं, उनको अपने वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट नहीं करवाते करते होते। यानी कि जो उसने फ्रेजेस जो उसने चीजें बोली हैं हम लोगों ने उनको एज इट इज उनकी वर्डिंग में यूज करना होता है। और जब ऐसी चीजों को हम लोगों ने यूज करना होता है तो हम अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट नहीं करते होते, फिर उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करके उसकी साइडों पे इस तरह डबल कोटेशन मार्क डाल देते होते हैं। अब चाहे अगर आप लोगों ने एज इट इज लिखा है तो डबल कोटेशन मार्क में लिख के उसका एट द एंड पे रेफरेंस दे दोगे, ठीक है, साइड करके। और अगर आप लोग उसको अपने वर्ड में कन्वर्ट करके लिख रहे हो तो फिर आप लोगों को ये डबल कोटेशन मार्क डालने की जरूरत नहीं होती, फिर आप लोगों ने उसको ऐसे ही लिख के एट द एंड पे उसका रेफरेंस का स्टाइल दे देना होता है। तो ये तो था मतलब रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है क्या। अब इसके अंदर कुछ टेक्निकल टर्म्स होती हैं, वो वन बाय वन स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहली जो बात है इसके अंदर वो है कि यार लिटरेचर रिव्यू इज बेस्ड ऑन द assumptions दैट नॉलेज accumulates and that we learn from and build on what others have done। हम लोगों ने एक टॉपिक डिसाइड किया, उसके ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट्स की सिलेक्शन की, और जब हम उसको पढ़ते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि जिससे हम लोग सीखते हैं कि दूसरे लोगों ने क्या क्या कर लिया हुआ है, ठीक है। और साइंटिफिक रिसर्च इज अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ मनी रिसर्चर्स। अब ये लिटरेचर व्यू आप लोगों का जो आप लोगों के एक ही टॉपिक के रेलेवेंट जितने भी पेपर्स हैं वही है ना, तो वो हमारी एक कलेक्टिव रिसर्च बन जाती है कि जैसे जैसे हमारा उस टॉपिक के अंदर आगे एडवांसमेंट्स आती जाती हैं, चीजें आती जाती हैं, वो हर टॉपिक के साथ पिछला लिटरेचर व्यू ऐड होता जाता है और हमारी वो रिसर्च एक कलेक्टिव फॉर्म बनती जाती होती है, उसकी एक स्टेप बाय स्टेप एक सीढ़ी बनती जाती है। तो पहले एक बंदे ने मतलब पेपर लिखा, उसने उससे उसके बैकग्राउंड जो था वो उसने राइट कर लिया अपने लिटरेचर व्यू में, उसके बाद जो आएगा वो अपने से पहले वाला काम करेगा, जो उसके बाद आएगा वो अपने से पहले वाला काम करेगा। इसीलिए यहाँ पे फिर एक तरीकाकार होता है कि हम लोग अपने से रेलेवेंट पेपर्स को कैसे ढूंढें, और उसका मैंने आई थिंक आप लोगों को तरीका बताया भी था पहले, अगर नहीं भी बताया था तो मैं दोबारा उसको रिपीट कर देता हूँ कि जब हम लोग ये कर रहे होते हैं क्योंकि इसी की चीज रेलिवेंट है। अभी आप लोगों को ब्राउजर में नजर आ रहा होगा कि जब हम यहाँ पे कोई भी पेपर फाइंड आउट करते हैं ना, मैंने एक मतलब एक पेपर फाइंड आउट किया, मतलब मेरा टॉपिक लिख के या कोई टाइटल लिख के या कुछ वर्ड्स लिख के फ्रेजेस लिख के जब मैं सर्च करता हूँ तो कुछ पेपर्स मेरे पास इस तरह आ जाते हैं लिंक में।
तो यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा होता है ना साइटेड बाई का, मतलब 134 लोगों ने इसको आगे अपने पास साइट किया हुआ है। तो ये जो साइटेड बाई में जब इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा ना, तो इसके पास ये मेरे वो 134 पेपर्स निकल आएंगे जिन लोगों ने इस पेपर को साइट किया हुआ है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो 134 पेपर इस पेपर के रेलिवेंट होंगे तो उन्होंने इसको साइट किया ना, यानी कि इस पेपर के रेलिवेंट उन्होंने कोई ना कोई काम अपने पेपर्स के अंदर किया होगा। तो अपने से रेलिवेंट पेपर ढूंढने का ये एक तरीकाकार होता है। तो कहता है साइंटिफिक रिसर्च इज ए कलेक्टिव एफर्ट, मतलब ये जितनी भी हम लोग रिसर्च करते हैं ये तमाम ग्लोबली सब लोगों की कलेक्टिवली एक एफर्ट चल रही होती है कि हर बंदा अपने अपने माइंड के लिहाज से अपनी अपनी नई नई चीजें सोचता है और वो करता जाता है। और इसीलिए हम लोग अपनी रिसर्च के अंदर एक लिटरेचर रिव्यू का पार्ट भी रखते हैं ताकि हमें अपने काम के रेलिवेंट दूसरे कामों का भी पता चल जाए और एक प्रॉपर एक पूरी कलेक्टिव एफर्ट बनेगी, ताकि जब उस एफर्ट को कोई और बंदा पढ़े ना तो उसको तमाम चीजें एक जगह पे इकट्ठी कंबाइन मिल रही हो, ताकि उसमें आगे उसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करना हो तो उसको पता हो कि इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या चीजें हैं जो इसमें इम्प्लीमेंट होनी है, उसको इम्प्लीमेंट करना पे उसको आसान हो। कहता मनी रिसर्चर्स हु शेयर देयर रिजल्ट्स विद वन एंड अदर एंड हु परस्यू नॉलेज एज ए कम्युनिटी। ये हमारी जो रिसर्च होती है वो एज ए कम्युनिटी के लिए ही होती है, पब्लिक वर्क होता है ये हमारा, जिसको लोग पढ़ते हैं और इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब वो इस्तेमाल करेंगे तो आपका नाम साथ जरूर लेंगे, ये भी एक रूल है। दूसरी चीज इसमें देखनी होती है गोल्स ऑफ ए लिटरेचर रिव्यू। ये जो हम लोगों ने लिटरेचर रिव्यू किया इसके मकसद क्या होते हैं। पहला गोल है टू डेमोन्स्ट्रेट अ फेमिलियरिटी विद द बॉडी ऑफ नॉलेज एंड एस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी, कि जब आप लोग दूसरों की चीज़ों को पढ़ते हैं, दूसरे के नॉलेज को पढ़ते हैं, उससे फेमिलियर होते हैं, पहली चीज़। दूसरी आप क्या करते हो, इस्टेब्लिश करते हो, क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करते हो आप लोग कि आप लोगों ने जब दूसरों की चीज़ों को पढ़ना है, उसको अपने पास इस्तेमाल करना है, तो आप लोगों ने उसका रेफरेंस भी तो कोट करना है ना। अब जैसे मैंने साइटेड बाई 134 लिखा, अब उस पेपर को जब 134 लोगों ने साइट करना है तो उस पेपर की क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होनी है, यानी कि 134 लोगों ने उसका पेपर पढ़ा और अपने पास इस्तेमाल किया। तो ये चीज़ें पहला गोल हमारा ये होता है, मकसद होता है। तो आपका एक नाम बढ़ रहा है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हर जगह पे आपका नाम एक यूज किया जा रहा है, होता है ना। जैसे सियासतदान होते हैं तो एक मतलब साल बाद एक वो पम्फलेट के ऊपर एक अपना नाम देख के खुश हो जाते हैं, और आपका जब नाम इस तरह ग्लोबली पूरी दुनिया में किसी एक डॉक्यूमेंट के ऊपर आएगा तो सारी बात आप लोगों को भी खुशी होगी। To know the path of the prior research and how our current research project is linked to it, मतलब आप लोगों को दूसरा गोल जो इसका ये है, पाथ ऑफ द प्रायर रिसर्च, जो आप लोगों की पिछली रिसर्च होती है उसका एक पाथ भी क्रिएट हो रहा होता है, आप लोगों को आगे अपने स्टेप नेक्स्ट स्टेप का पता चल रहा होता है, एंड हाउ अ करंट रिसर्च प्रोजेक्ट इज लिंक्ड टू इट। और आप लोग जब ये लिटरेचर रिव्यू करते हो तो लिटरेचर रिव्यू करते हुए आप लोगों ने अपने करंट काम को प्रीवियस काम के साथ लिंक करना होता है। पहले फलां बंदे ने ये काम ऐसे ऐसे किया हुआ था तो अब मैं इसको ये ऐसे कर रहा हूँ, अपने काम को उसके साथ किसी न कहीं कोई ना कोई लिंक करना होता है, कोई ना कोई चेन मिलानी होती है कहीं ना कहीं से। और तीसरे नंबर पे जो इसमें गोल आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर का, टू इंटीग्रेट एंड समराइज व्हाट इज नाउन इन एन एरिया, कि उस जो वो एरिया जो आप लोगों का इंटरेस्ट ऑफ एरिया है उसके अंदर पहले से कौन कौन सी चीज़ों पे काम हो चुका हुआ है और क्या क्या आप लोगों को मालूम है। उसके बाद टू लर्न फ्रॉम अदर्स एंड स्टिमुलेट न्यू आइडियाज। अब जरूरी नहीं कि आप लोग पहले से एक मतलब टॉपिक डिसाइड कर लो, आप एक एरिया पर इंटरेस्ट देखो, उस एरिया के अंदर पेपर्स को पढ़ो। जब आप उस एरिया के अंदर से पेपर्स को पढ़ते हैं तो आप लोग साथ साथ राइट अप भी तो करते जाते हैं ना, एक तरतीब बनती जाती है। तो बेसिकली आप वो लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हैं जब आप अपने एरिया के रेलिवेंट रिसर्च पेपर्स को पढ़ रहे होते हैं। तो कहते हैं जब आप वो काम कर रहे होते हैं तो लर्न फ्रॉम अदर्स, आप दूसरों से सीख रहे होते हैं कि किस बंदे ने कौन सा काम कैसे कैसे किया हुआ है, और उसी काम से फिर आप लोगों के माइंड में न्यू आइडियाज आ रहे होते हैं। एक तो ऑटोमेटिकली आइडियाज आ रहे होते हैं, दूसरा हमारे हर रिसर्च पेपर के एंड पे एक फ्यूचर वर्क दिया होता है तो वहां से भी हमारे आइडियाज निकलते हैं। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स, जब हमारा आइडिया एक मिल जाता है, टॉपिक मिल जाता है, और अब हमें अब काम करने के लिए कुछ वेरिएबल्स की सिलेक्शन की भी जरूरत पड़ती है कि हम लोगों ने किन वेरिएबल्स को यूज करना है।
अब वेरिएबल से मुराद होता है कि वो टर्म्स, वो चीजें जो आप लोगों ने अपने रिसर्च वर्क के अंदर यूज करनी है। जैसे मैंने अभी एक स्किन डिजीज वाला जैसे वो टॉपिक सेलेक्ट किया था, तो अब उसको स्किन डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए अब हमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं, मतलब या उसकी मतलब कौन कौन सी चीजें होती हैं जो उसमें नोट की जाती हैं। अब वो चीजें जो उसमें नोट की जाती हैं जिसकी बेस पे हमारे रिजल्ट्स कैलकुलेट होने हैं, डिसीजन एट द एंड पे बननी है, वो तमाम वर्ड्स मेरे वेरिएबल्स बन जाएंगे कि मुझे ये वाला टेस्ट करवाना पड़ेगा, उसकी जो वैल्यूज आएंगी वो टेस्ट का नाम मेरे पास एज एक वेरिएबल आ जाएगा। तो जो हमारी रिसर्च के अंदर, हमारे काम के अंदर जो टेक्निक्स, जो चीजें इस्तेमाल होनी होती हैं, वो उनके नाम सारे हमारे पास एज ए वेरिएबल के तौर पर आ रहे होते हैं। तो वो वेरिएबल की सिलेक्शन हमें मिलती है जब हम अपने काम से रिलेटेड पेपर्स पढ़ते हैं, वहां पे देखते हैं तो फलां बंदे ने ये काम किया था तो उसने ये वेरिएबल यूज किए थे, फलां बंदे ने ये काम किया था उसने ये वेरिएबल यूज किए थे। अब मैं ये काम इन दोनों बंदों के वेरिएबल्स को कंबाइन करके इस्तेमाल करूंगा, जब ये सारे वेरिएबल एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे तो मेरा काम और ज्यादा अच्छा होगा, मेरे रिजल्ट्स और अच्छे होंगे। तो एक नया आइडिया भी जनरेट हो जाएगा, आप लोगों के वेरिएबल की सिलेक्शन भी हो जाएगी। उसके बाद हेल्प्स इन डेवलपिंग थ्योरेटिकली फ्रेमवर्क। जब आप लोगों को काम का भी पता चल गया, वेरिएबल्स का भी पता चल गया, फ्लो का भी पता चल गया, अब हम लोगों ने ना अपना एक मेथोडोलॉजी के अंदर एक फ्रेमवर्क डिजाइन करना होता है, यानी कि अपने काम का एक ग्राफ बनाना होता है। उस ग्राफ को बनाने के आइडियाज भी मिलते हैं आप लोगों को लिटरेचर रिव्यू करते वक्त। जब आप लोगों ने डिफरेंट लोगों के पेपर्स को पढ़ना है तो हर किसी ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई थ्योरेटिकली फ्रेमवर्क बनाया हुआ होगा ना, एक ग्राफ बनाया हुआ होगा, तो वहां से आप लोगों के माइंड में आइडियाज आएंगे, फिलहाल बंदे ने ये इस तरह की पिक्चर बना के इस तरह का फ्रेम बनाया था तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने को, और फलां बंदे ने सिंपल ऐसे बॉक्सेस बना के उसमें चीजें लिख दी थी तो वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था देखने को। तो इस तरह की ये चीजें हमें फिर मिलती हैं रिसर्च पेपर के अंदर से कि हम लोग उनको किस तरह अपने पास राइट अप करें कि हमारी चीज देखने को यूनिक लगे। तो मतलब ये हमारे पास कुछ बेनिफिट यानी कि गोल्स थे हमारे लिटरेचर रिव्यू करने के। गोल्स के बाद उसके बाद टाइप्स आ जाती हैं लिटरेचर रिव्यू की। जैसे मैंने अभी लिटरेचर रिव्यू को 2-3 जगह पे इस्तेमाल किया, तो वो 2-3 जगह पे इसीलिए इस्तेमाल किया कि इसकी टाइप्स बनती हैं लिटरेचर रिव्यू। अब जब हमारे पास लिटरेचर रिव्यू की एक टाइप होती है सेल्फ स्टडी, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले नाम लिया ना कि आप लोगों को जरूरी नहीं कि पहले से टॉपिक का पता हो, आप लोगों को अपना एरिया पता है, आप उस एरिया के रिसर्च पेपर्स को पढ़ना शुरू कर दो, आप लोगों को टॉपिक मिल जाएगा। तो वो सेल्फ स्टडी होती है। कॉन्टेक्स्ट रिव्यू, प्लेस अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट इन द बिग पिक्चर, कि आप लोग किसी एक मतलब आप लोगों के काम को लेकर स्टार्ट करते हो, कहते हैं इट टेल्स द रीडर हाउ अ प्रोजेक्ट फिट्स इनटू बिग पिक्चर। आप लोगों के माइंड में जो प्रोजेक्ट आया हुआ है वो प्रोजेक्ट एक बिग पिक्चर के अंदर आप उसको किस तरह फिट कर सकते हो। अब एक रिसर्च पेपर के अंदर इंट्रो भी होता है, लिटरेचर भी होता है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी होता है, अपना काम भी होता है। तो जो अपना काम होता है उसका वो छोटा सा होता है, लेकिन ये बाकी चीजें जो साथ उसके ऐड करता है ना, तो वो उसके एक छोटे से काम का मुराद बहुत ज्यादा बड़ा कर देता है। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट रिव्यू होता है कि किसी एक चीज को अपने माइंड में लेके आप उसको बड़ा करके किस तरह शो करवा सकते हो, इन चीजों का आप लोगों को पता चलता है। एक टाइप ये भी है। उसके बाद एक हिस्टोरिकल रिव्यू होता है कि ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ एन इशू ओवर टाइम, यानी कि टाइम पीरियड के लिहाज से इस इशू को किस किस बंदे ने डेवलप किया हुआ है और कैसे कैसे किया हुआ है, ये चीजें मालूम करनी हो तब भी हम लोग लिटरेचर रिव्यू करते हैं। तो वो वाला लिटरेचर रिव्यू हमारा हिस्टोरिकल रिव्यू कहलाता है। उसके बाद आ जाता है थ्योरेटिकल रिव्यू, कंपेयर हाउ डिफरेंट थ्योरीज एड्रेस एन इशू, मतलब जो इशू आप लोगों ने जिस पे काम करना है उसके रेलिवेंट जो अदर लोग थे जो उन्होंने काम किया उसके रिलेटेड, उन्होंने इसी थ्योरी को किस तरह मतलब अपने पास उन्होंने एलेबोरेट किया या किस तरह एक्सप्लेन किया। तो उस चीज का आप लोगों को अगर आप लोगों ने नॉलेज लेना है तो फिर भी आप लोगों को उस थ्योरी का रेलिवेंट पेपर्स को पढ़ना पड़ेगा। वो एक थ्योरेटिकल रिव्यू आ जाता है हमारा। और एक होता है मैथडोलॉजिकल रिव्यू, पॉइंट आउट हाउ मैथडोलॉजी वेरीज बट बाय स्टडी, कि आप लोगों की जो मैथडोलॉजी है किस तरह वेरी कर रही है एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे, यानी कि आप जस्ट एक मैथडोलॉजी के पॉइंट को अपने माइंड में रखते हुए लिटरेचर रिव्यू करते हो। तो हमारा वो मैथडोलॉजिकल रिव्यू कहलाता है। इन इट रिसर्चर्स इवैल्यूएट द मैथडोलॉजिकल स्ट्रेंथ ऑफ पास्ट स्टडीज, तो जो पहले से जितना भी काम हो चुका है उनकी जो मैथडोलॉजीज है ना,
सिर्फ उनकी स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए आप लिटरेचर रिव्यू करते हो। अब ये जब लिटरेचर रिव्यू करना है, इसकी टाइप्स भी हो गई, गोल्स भी हो गए, जब करना है तो उसकी पेपर्स की सिलेक्शन भी होती है। तो ये कुछ मतलब आप लोगों के पास, आप लोगों को पॉइंट्स बता रहा हूँ कि इन पॉइंट्स के अंदर से आप लोग अपना लिटरेचर रिव्यू फाइंड आउट कर सकते हो। पहली चीज होती है कंप्यूटर्स ऑनलाइन सिस्टम्स, जो अभी मैंने आप लोगों के गूगल स्कॉलर का लिंक भी दिखाया। तो गूगल स्कॉलर से आप लोग जाके सर्च करो, सबसे बेस्ट और एक ह्यूज जो है ना हमारे पास डाटाबेस, वो गूगल स्कॉलर ही है, जो वहां से आपको हर टाइप की चीज मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर ये स्कॉलरली जर्नल्स होते हैं कि हर एक यूनिवर्सिटी का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अपने अपने जर्नल्स होते हैं। उन जर्नल्स में से फिर आप लोगों को जाके फाइंड आउट करना पड़ता है कि आप लोग अपने काम के रेलिवेंट कोई एक जर्नल ढूंढ लो, उस एक जर्नल के अंदर काफी सारे पेपर होते हैं, आप उनमें से फिर पेपर फाइंड आउट कर लो। ऐसा भी पॉसिबल होता है। या फिर जो पहले से कुछ बुक्स होती हैं, जो रिसर्च ओरिएंटेड बुक्स होती हैं, कि उनके अंदर चैप्टर वाइज हमारी रिसर्च को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ होता है, तो बुक से भी हमें चीज़ों का पता चल सकता है। यानी कि एक लिटरेचर रिव्यू के अंदर लाजमी नहीं आप लोगों ने रिसर्च पेपर्स के अंदर से ही चीज़ों को पढ़ के लिखना, आप लोग किसी बुक से भी चीज़ें पढ़ के लिख सकते हो। आप किसी ऑथेंटिक वेबसाइट होती है, वहां से भी चीज़ों को पढ़ के अपने पास राइट अप कर सकते हो, किसी रिसर्च पेपर से भी कर सकते हो। तो जरूरी नहीं आप लोगों ने रिसर्च पेपर से करना, आप किसी बुक से भी चीज़ें पढ़ के कर सकते हो। अब कुछ बुक्स होती हैं ओरिजिनल रिसर्च पेपर्स के ऊपर होती हैं, कुछ होती हैं कलेक्शन ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की बुक्स होती हैं, उनके अंदर से भी हम चीज़ों पढ़ के अपने लिटरेचर रिव्यू में ऐड कर सकते होते हैं, तो हम उस बुक का फिर रेफरेंस दे देते होते हैं। अब उसके बाद होती हैं डिसर्टेशंस। अब ये बेसिकली तो होती हैं पीएचडी वालों के लिए, लेकिन आप लोग एमफिल वाले भी इससे फ़ायदा उठा सकते हो। तो पीएचडी वाले भी तो यहीं से इस तरह मतलब एक छोटे लेवल से चीज़ें कंबाइन करते करते बड़े लेवल पे पहुंचते हैं ना, तो उसके अंदर छोटे लेवल पे भी चीज़ें होती हैं जो कंबाइन की हुई होती हैं। इन डिसर्टेशंस में से भी हमें चीज़ें मिल सकती हैं। डिसर्टेशन भी एक बुक की टाइप होती है, मतलब जैसे बुक्स होती है ना, उसमें डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं और चीज़ें लिखी होती हैं, इसी तरह हमारे पास डिसर्टेशन भी होती हैं और उसके ऊपर डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर राइट अप किया होता है। उसके बाद गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट की चीज़ें होती हैं डॉक्यूमेंट्स, उनको भी आप अपने लिटरेचर रिव्यू में ऐड कर सकते हो। आप लोगों ने कोई ना कोई रेफरेंस ऑथेंटिकेट एवेल्युएशन करनी है ना, तो कुछ ना कुछ आप लोगों ने ऑथेंटिकेशन देने के लिए किसी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट का रेफरेंस कोड करना है कि फलां डॉक्यूमेंट के अंदर फलां मतलब ये एक रूल पास हुआ था तो उसका ये मतलब था, तो उसको ऐसे करना है हम लोगों ने, तो आप उस चीज़ को भी अपने पास लिटरेचर रिव्यू में ऐड कर सकते हो। तो उसके बाद पॉलिसी रिपोर्ट्स एंड प्रेजेंटेड पेपर्स जो पहले से हुए हैं वो भी, और बिब्लियोग्राफिक इंडेक्सेस होते हैं हमारे पास, वहां से भी अपने पेपर्स को फाइंड आउट करके हम अपने पास लिटरेचर रिव्यू में ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद आ जाता है कंडक्टिंग अ सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। मतलब अभी तो मैंने आम ओवरऑल एक लिटरेचर रिव्यू की बात की, उसके बाद हमारा सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू आ जाता है, जिसमें हम लोग सिस्टमैटिकली काम करते हैं। डिफाइन एंड रिफाइन अ टॉपिक, मतलब अपने किसी एक रिसर्च पेपर को लेके चलते हैं, तो जिसमें हम लोगों ने अपने टॉपिक को डिफाइन करना और उसके बाद उसको रिफाइन करना। यानी कि अपने लिटरेचर रिव्यू को इस तरह लेके चलना है कि पहले हम लोगों ने कुछ पेपर ऐसे पढ़ने हैं जो हमारे टॉपिक को डिफाइन कर रहे होंगे। यानी कि जो हम लोगों ने अपने काम के अंदर जो जो चीजें इस्तेमाल करनी है ना, उन चीजों का अलग अलग एक एक पेपर ले लेना है कि ये चीज इस्तेमाल करनी है तो उसको फलां बंदे ने अपने पेपर के अंदर इस्तेमाल किया था, इस तरह किया था, उसकी डेफिनेशन मैं वहां से ले लूंगा। दूसरी चीज इस्तेमाल करनी है मैं दूसरे पेपर से ले लूंगा, और उसके बाद उसको रिफाइन करते जाना है, अपने टॉपिक के ऊपर लेके उसको कंबाइन करते जाना है चीजों को। ये हमारी सिस्टमेटिकली होती है। उसके बाद फिर होता है डिजाइन अ सर्च। द सर्चर नीड्स टू डिसाइड ऑन द टाइप ऑफ रिव्यू, इट्स एक्सटेंसिवनेस एंड द टाइप्स ऑफ मटेरियल टू इंक्लूड। जो उसने मतलब चीजें इस्तेमाल करनी है और अपने पास इंक्लूड करनी है अपने काम के अंदर। द की इज टू बी केयरफुली सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज, एहतियात के साथ, सिस्टमेटिकली, वन बाय वन तरतीब के साथ, और उनका एक फ्लो भी बनाना है ताकि एट द एंड आप किसी एक स्टेप के ऊपर पहुंच सको। जैसे किसी चीज को समझाने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, तो लिटरेचर रिव्यू में भी ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। और एट द एंड उसके बाद लोकेट रिसर्च रिपोर्ट्स, आर्टिकल इन स्कॉलर जर्नल्स के अंदर से जो हम लोग
आर्टिकल्स को फाइंड आउट करते हैं, तो वो हमारी रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं, उनमें से हम लोग चीज़ों को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी एंड पे अपने रिजल्ट्स की रिपोर्ट एक तैयार करनी होती है। और व्हाट टू रिकॉर्ड आफ्टर यू लोकेट अ सोर्स, यू शुड राइट डाउन ऑल डिटेल्स ऑफ द रेफरेंस। तो जैसे ही आपको भी आपके रेलिवेंट चीज़ मिल जाती है, आप उसी टाइम उसको पढ़ के उसको अपने पास कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कर लो, उसको राइट अप कर लो अपने पास कहीं ना कहीं, और एट द एंड पे राइट अ रिव्यू। और जब हम लोग ये सारा कुछ फाइंड आउट करके उसको अपने पास रिकॉर्ड करके एक तरतीब बना लेते हैं, उसी तरतीब को फिर हम अपने पास रिव्यू के अंदर राइट अप कर लेते हैं, और हमारा ये एक सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू बन जाता है। तो ये तो यहाँ तक था कंप्लीट एक लिटरेचर रिव्यू। अब ये जितना भी काम था, ये पूरे काम के अंदर रीडिंग ही हो रही थी, रीडिंग किए जा रहे थे। अब चूंकि इसका मेन कोर पार्ट रीडिंग है, तो आगे मतलब ये कुछ चीजें रीड करते वक्त, यानी कि जब रीडिंग करनी होती है ना मैंने किसी चीज की, तो हम लोगों ने रीडिंग के दौरान किन चीजों का ख्याल रखना होता है, वो मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स रीडिंग के आप लोगों को बताने के लिए कुछ रीडिंग टेक्निक्स बताई हैं। कि जब आप लोगों ने रीडिंग करनी है, तो इसमें पहली टेक्निक है स्किमिंग की, और दूसरी है स्कैनिंग की। स्किमिंग होती है कि आप लोगों ने जब रीडिंग करनी है ना, रीडिंग बिफोर यू रीड, मतलब वो रीडिंग जो आप किसी काम को थॉरली रीड करने से पहले रीड करते हैं, कि जस्ट चीजों को रिव्यू करते जाते हैं। डिटरमाइन द मेन आइडिया फ्रॉम ए लॉन्ग सिलेक्शन, एक बड़ी सारी सिलेक्शन है, उसमें से चीजों को जस्ट ऐसे वन बाय वन, पॉइंट बाय पॉइंट देखते जाना। अब उसमें अब आप लोगों ने क्या करना है, रिसर्च पेपर के अंदर से चीजें देखनी है। तो रिसर्च पेपर के अंदर से स्कीमिंग का तरीकाकार होता है, पहले टाइटल देखो, फिर उसका इंट्रोडक्शन का जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है जस्ट वो पढ़ो, और बाकी उसके बाद बाकी पैराग्राफ का सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस पढ़ना है, और उसके बाद फिर हेडिंग्स और उसकी सब हेडिंग्स, और उसके बाद नोटिस एनी पिक्चर, चार्ट, ग्राफ, जो भी उस पेपर के अंदर ये जो पिक्चर ग्राफ्स वगैरह दिए होते हैं, फिर उनको देखना है। और उसके बाद नोटिस एनी इटैलिसाइज्ड और बोल्ड फेस वर्ड्स, यानी कि जो आप लोगों के पास इटैलिक वर्ड किए होते हैं ना, इटैलिक या बोल्ड करके लिखे होते हैं, मतलब वो वर्ड होते हैं जो यूनिक होते हैं, या उसके बारे में कुछ वो बताना चाह रहा होता है, तो वो वाले वर्ड्स देख लो। या फिर रीड द समरी ऑफ लास्ट पैराग्राफ, आखिरी पैराग्राफ जो एट एंड पे कंक्लूजन या समरी लिखी होती है, वो देख लो। तो इस तरह जब हम अपने इस तरह चीज़ों को शॉर्ट करके देखते हैं, तो हमें पढ़ना भी आसान होता है, चीज़ों की समझ भी लग जाती है। तो ये टेक्निक कहलाती है स्कीमिंग की। दूसरी होती है इसके अंदर स्कैनिंग की। स्कैनिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ, डेफिनेशन ऊपर पढ़ लेना। कहता है स्टेट द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यू आर लुकिंग फॉर। अब स्कैनिंग क्या होती है कि आप लोग पहले से अपने माइंड में एक क्वेश्चन बिठा लेते हो, उसके बाद फिर आप पैराग्राफ के मुताबिक इस तरह चीजों को जस्ट देखते जाते हो। जहां पे आपको लगेगा कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिल सकता है, वहां से उसको थॉरली पढ़ना शुरू कर दो। जहां पे लगता है चीजें फिर इरेलीवेंट आना शुरू हो गई हैं, फिर जस्ट देखते जाओ। और जहां पे आप लोगों को फिर लगे कि मेरे क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, आने